गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और जंग के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंग लगातार चल रही है और इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया गया है। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा मांगा था। तो एक तरफ जरा देखिए, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच लगातार जंग चल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका आक्रामकता नजर आ रहा है, उसका असर नजर आ भी रहा है ईरान पर। इन सब के बीच ईरान लगातार ये कह रहा है कि जो आक्रामकता, जो अग्रेशन यहाँ पर अमेरिका दिखा रहा है ईरान पर, उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। हम अपनी रक्षा करने में पूरे तरीके से सक्षम है। साथ साथ देखिए, एक बार फिर से कल हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन सुना था। उनका कहना था कि तमाम जो उनके टारगेट थे वो अचीव कर लिए गए और 2 से 3 हफ्ते का वक्त और है जब ये जंग जारी रहेगी। इस बीच ये भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, अभी भी वक्त है, घुटने टेक दो, अभी भी वक्त है, समझौता कर लो, नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं। और इन सब के बीच जरा आप ये समझिए कि जंग तो चल रही है और अमेरिका ये बड़ी बड़ी बातें कर भी रहा है, लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो हलचल नजर आ रही है अमेरिकी सेना में। सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया गया है। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा मांगा था, तो रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख का इस्तीफा ले लिया, उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद अमेरिका की अगर हम देखें सेना में किस तरह की तब्दीलियां आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ लगातार देख रहे हैं पूरे यूएस में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, और जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि वहां के लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि इजराइल की जंग में अमेरिका क्यों कूद पड़ा, क्यों अमेरिका इसका खामियाजा उठा रहा है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही है न्यूज रूम से, गीतू चौहान। गीतू, एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ ये जो उठा पटक है अमेरिकी सेना में, इसका क्या परिणाम आपको नजर आता है, क्या होने वाला है फिलहाल, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? देखिए, लगातार जिस तरह से यहाँ पर से सेना प्रमुख को हटा दिया गया है, तो ये माना जाए कि अमेरिका कुछ अपने ही किए को लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियों से अग्री नहीं होता, ट्रंप की बातों को नहीं मानता, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। जहाँ पर साफ तौर पर ये बात अगर आ जाती है, किसी भी तरीके से ईरान युद्ध को लेकर कोई अपनी नाराजगी जता देता है या कुछ सच उन्हें बता देता है, तो कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरता है ट्रंप को, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। क्योंकि लगातार जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं, एक तो उनके फैसले ऐसे होते हैं कि उस पर टिकते नहीं है, दूसरा ये कि सेना की तरफ से भी एक तरह से असंतोष है कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह से युद्ध किया जा रहा है, इसमें एक तरह से जो कूटनीति है उसके तहत यहाँ पर नहीं चला जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, और ना उसमें वो देख रहा है कि कितना नुकसान अमेरिका के लोगों को हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, और किस तरह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर नेटो देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इसको लेकर अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि वो अकेले है। खासतौर से सेना इस बात का आकलन करने में बहुत ज्यादा सक्षम है कि वो किस तरह से लड़ सकते हैं, और जिस तरह से उसके बेसिस को नुकसान पहुंचा है, तो एक तरह से सैनिकों को नुकसान हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि एक बड़ी हानि जो है वो अमेरिका को हो रही है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि बहुत हद तक वो सक्षम है, लेकिन जितना उसका वॉरफेयर है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और कभी अगर कोई कोशिश करता भी है सही तस्वीर दिखाने की ट्रंप को, तो ट्रंप उसे मानते नहीं है, क्योंकि उन्हें यह है कि अब उन्हें ईरान के साथ इस जंग को रोकना नहीं है। 3 से 4 हफ्तों की बात उन्होंने कह दी है, और ये भी कह दिया है कि अब हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। हालांकि वो किस तरह से इस काम को करेंगे बिना नेटो देशों की मदद के, हालांकि अभी अगर देखा जाए तो इजराइल उनका साथ दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें सेना में जो बड़े फेरबदल आ रहे हैं, कुछ सेना प्रमुख भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर अब काम करें, और उन्होंने कई चेतावनी भी दी है ट्रंप को, लेकिन शायद ट्रंप अब यहाँ पर उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर गीतू, अगर हम देखें तो मैसेज जो है वो पूर्णतः उसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा सेना के मोराल पर भी, क्योंकि देश में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरह की तब्दीलियां होंगी सेना में, तो निश्चित तौर पर जो बाकी लोग हैं उनको भी लगेगा ना कि हमें क्यों आग में झोंका जा रहा है।
और जिस तरह से ये देखिए हजारों सैनिकों की हानि हो रही है और यहाँ पर एक तरह से यूएस बेसिस को जितना सेफ बताया जा रहा था मिडिल ईस्ट में वो भी नहीं रह गए हैं। ईरान ने टारगेट करके मिसाइल अटैक वहां पर किए हैं और जी। बहुत हद तक जो अमेरिका के सैनिक हैं वो भी अब कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगत रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो भी अब सेफ जोन में नहीं है। जिस तरह से ईरान को कमजोर समझने की भूल ट्रंप ने की वो आकलन भी एक तरह से गलत निकला जी। है। और अगर हम बात करें ये तो विश्व आप मेरे की साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे लेना होगा। देखिए लगातार युद्ध से जुड़ी घटनाक्रम और जो अपडेट्स हैं वो साझा करें। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक हुआ। ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक और हमले के पीड़ितों को निकालने में फिलहाल टीम जुटी हुई है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ। हमले के बाद ब्रिज पर काले काले धुएं के गुबार दिखे हैं। अमेरिका इजराइल के हमले में 8 आम नागरिकों की मौत हो गई है। B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक में 95 लोग जख्मी हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस हद तक ये धुएं का गुबार इतना ज्यादा डेंस ये नजर आ रहा है। ऐसे में ये बता रहा है कि किस तरह की तबाही ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक में बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल जो पीड़ित हैं, जो हमले का शिकार हुए, उन्हें निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जरा देखिए, इतना ज्यादा डेंस ये काला काला धुआं इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 8 आम नागरिकों की मौत और 95 लोग जख्मी। गीतू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गीतू, क्या ये जो हमला है, ये जो तस्वीर है, ये जो धुएं का गुबार हम देख रहे हैं, 95 लोग जख्मी हो जाते हैं और 8 आम नागरिकों की मौत, क्या ये वही अग्रेशन है जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका हिंट दिया कि अभी 3 से 4 हफ्ते जंग और चलेगी और ज्यादा अग्रेसिवली? बिल्कुल। और ये देखिए जिस तरह से लगातार ये अटैक सामने आ रहे हैं इसमें अब आम नागरिकों को तो कहीं समझा ही नहीं जा रहा है। जितने एथिक्स थे वॉर के वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई। लेकिन जो हमले के पीड़ितों की मदद कर रहे थे उन पर भी अगर एयर स्ट्राइक की जा रही है, उन्हें भी मदद करने से रोका जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर ये जो जंग है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई ईरान के कुछ शहरों से जहाँ पर लगातार लोग जो थे वो रोते हुए नजर आए। कुछ महिलाएं थी वो अपने घर को तबाह और नेस्तनाबूद देखकर रो रही थी। ये वीडियोस वायरल भी हो रहे थे कि देखिए, और साथ ही साथ ये भी गुहार लगा रही थी कि कभी भी जंग में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाता है और होता भी यही है। लेकिन अब इस जंग का ना तो कोई नियम रह गया है और अब इस जंग में सब कुछ जायज है। यानी कि जो आम नागरिक है, इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर निशाने पर लिया जा रहा है, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाने पर लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अब कोई एथिक्स यहाँ पर बचा नहीं है। मकसद सिर्फ यही है किसी भी तरह से जीत हासिल करे। हालांकि जब ट्रंप ने वादा किया था ईरान के लोगों को कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो शायद इस वक्त ईरान के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वो सड़कों पर आए थे और ईरान ये तो इस बीच एक और अपडेट आ रही है, जरा साझा कर ले आपके पास लौट रही। जो हमला हुआ है ईरान के B1 ब्रिज पर, जो हमला उसे लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट कर दिया। एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है, ईरान के लिए समझौता करने का वक्त आ गया। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा समझौता करने के लिए अभी समय है, देर हो गई तो ईरान का कुछ बचेगा नहीं। अब भी ईरान एक महान देश बन सकता है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। पहले हमला किया गया, हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो धुआं आपको दिखा रहे हैं जो ये बता रहा है इस हद तक ये धुआं है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जो ये कहता है कि अभी समझौता करने का वक्त बाकी है। गीतू, अभी भी लगातार देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें समझौते की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे तमाम टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, वो तमाम बातें कह रहे हैं और वो पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी भी वो ईरान को वो मौका देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अभी भी समझौते के लिए वक्त बाकी है। बिल्कुल। और ट्रंप की बातों पर देखिए यकीन नहीं किया जा सकता। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। साइकोलॉजिकली भी एक तरह से वो जंग लड़ने की तैयारी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है और ऐसे में यहाँ पर B1 ब्रिज को अगर हम समझे तो करज और तेहरान को ये जो ब्रिज है वो जोड़ता है। जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी पर एक बड़ा प्रहार इसे माना जाए। अगर आप देश में कनेक्टिविटी को खत्म कर दें और दो शहरों के डिस्टेंस को, उस ब्रिज को खत्म कर दें, तो एक अपने आप में एक बड़ी समस्या हो जाती है कि वहां तक अगर लोगों को पहुंचना हो कैसे पहुंचे। दूसरा, ये किसी तरह की जो मदद है वो तेहरान तक नहीं पहुंच सकती है और ऐसे में एक तरह से ये तोड़ने की जो कोशिश है ट्रंप की वो यहां पर दिखाई दे रही है कि अगर ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है तो अब अंदरूनी तरीके से उसे तोड़ा जाए, उसकी जो कनेक्टिविटी है दूसरे शहरों तक उसे खत्म किया जाए। एक बड़ा प्रभाव इससे पड़ेगा। अगर तेहरान में कोई अटैक होता है तो जाहिर सी बात है किसी तरह की मदद वहां तक नहीं पहुंचेगी। करज में अगर कुछ होता है तो वहां के लोग अपने आप को असहाय समझेंगे, वहां पर कोई मदद नहीं पहुंचेगी। तो धीरे धीरे एक तरह से स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है ट्रंप की कि किसी तरह से जो
देश है ईरान उसे कमजोर किया जाए, उसके जो शहर है उन्हें अलग थलग कर दिया जाए। जाहिर सी बात है अगर कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी, एक शहर दूसरे शहर तक नहीं पहुंच पाएगा और रास्ता ही आपने खत्म कर दिया तो किस तरह से वहां के लोगों की मदद उन्हें मिलेगी, और ऐसे में वो अपने आप को असहाय महसूस करेंगे और अंदरूनी तौर पर जो ईरान की पीड़ा है, नागरिकों की समस्या है, वो विकराल हो जाएगी। और शायद यही वजह है जिसके चलते ट्रंप ने अब एक तरह से अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। ये तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो आया। ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कुछ का बताते चले, हम अपनी रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यूएस इजराइल को पेजेश्कियान की बड़ी चेतावनी, ईरान आक्रामकता का जवाब देगा, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। जो अग्रेशन यहाँ पर अमेरिका इजराइल दिखा रहे हैं उसका आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। हम अपनी रक्षा करने में सक्षम है, हमें कोई टाइमलाइन और वक्त ना दे और ना ये बताए कि समझौता करने में अभी भी वक्त बाकी है। ये बात जो है साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से रख दी गई है। गीतू, लगातार एक तरफ अमेरिका जो है वो दबाव बना रहा है और अभी जैसे आपने भी बताया कि किस तरीके से कनेक्टिविटी पर यह बड़ा प्रहार है, तोड़ने की एक बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन इस कोशिश का असर तो नजर आ नहीं रहा है। ईरान का जो एटीट्यूड है वो अभी भी नरम नहीं पड़ा है। ईरान अभी भी कह रहा है कि भाई आपने जो किया है उसके रिपरकशंस भी होंगे, रिटालिएशन भी होगा, बखूबी जवाब हम देंगे और झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, और ईरान को शायद अब जो ट्रंप है वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी कोई नीति जो है वो सफल होती दिखाई नहीं दे रही। बहुत ज्यादा मशक्कत ट्रंप को करनी पड़ रही है, चुनौतियां काफी हैं ट्रंप के सामने, क्योंकि जिस तरह से नाटो देशों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया और ये बल देता है ईरान को। उन्हें ऐसा लगता है कि देखिए ईरान जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति पे महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि कोई उनका साथ दे रहा है। नाटो देशों ने मना कर दिया, हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो लगातार बहुत अपने आप को अच्छा मान रहे हैं कि देखिए कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट हमारे कब्जे में है। 400 जहाज अभी भी ऐसे हैं जो परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और एक तरह से ईरान को ऐसा लगता है कि वो बाकी देशों को भी डील कर लेगा और अमेरिका का साथ अब सिर्फ इजराइल दे रहा है, जो कि एक प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर ईरान के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ईरान अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रहा है। मानसिक तौर पर अगर हम समझे तो वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो दबाव में आ रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, क्योंकि यूएस एयरबेसिस को भी निशाना बना लिया गया है। बहुत हद तक जिस तरह से अमेरिका ने दावे किए थे कि हमारे एयरबेसेस हैं और मिडिल ईस्ट में और हम किसी भी तरह से इस जंग को आगे जो है बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं हम जीतेंगे भी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जो अमेरिका के लोग हैं वो उसके खिलाफ हो गए, यानी ट्रंप के खिलाफ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे जो वाकये हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, वो ईरान को एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं, आत्मिक बल होने दे रही है। और जाहिर सी बात है कि ईरान ये चाहता है कि अब अगर हम पीछे हटते हैं तो भी हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और अमेरिका अपनी मनमानी करेगा। तो इससे बेहतर यही होगा कि हम कम से कम कुछ मुद्दों को लेकर अगर हम अमेरिका को घेर पाते हैं, वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो नेटो देशों का साथ ना होना भी एक तरह से ईरान के लिए एक मजबूत स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से ईरान अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसके बल को और ज्यादा बढ़ा रही है, यानी उसे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। और इसी कड़ी में गीतू एक और स्टेटमेंट जो है वो ईरान की तरफ से एक बार वो भी बताते चले। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। देखिए ईरान के विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा वो बताते चले। उन्होंने कहा कि दुश्मन में अफरा तफरी मची हुई। अरागची ने कहा नागरिकों पर हमले दुश्मनों का डर दिखाते हैं, यानी कि अब अमेरिका उस पर उतर आया है कि वो लगातार यहाँ पर जो मासूम नागरिक हैं उन पर निशाना बना रहा है। इससे पहले वो सेना पर हमले कर रहा था, वो सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है ये उसके फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रही है। ऐसे में ये नजर आ रहा है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट में वो आम नागरिकों को, मासूमों को निशाना बना रहा है। इस बात का जिक्र जो है वो एक बार ईरान की तरफ से कहा गया। दुश्मन में अफरा तफरी मची हुई, इसलिए वो ईरान की मासूम जनता, वही जनता जिसके हिमायती बने हुए थे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और पहले कह रहे थे कि ईरान में क्योंकि इस तरह का माहौल है ऐसे में उन्हें हस्तक्षेप की दरकार है। बहरहाल यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज भी कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज किया है। हॉर्मुज में यूएस के लड़ाकू विमान को गिराने का दावा भी खारिज कर दिया गया। ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट जो है वो आया है। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है और ये जो बयानबाजी है ये भी किसी मिसाइल ड्रोन से कम नजर नहीं आ रही है। इतना इम्पैक्टफुल करने की कोशिश की जा रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। हॉर्मुज में यूएस के लड़ाकू विमान को जो गिराने का दावा था
उसे खारिज किया गया है अमेरिका की तरफ से। ईरान के दावे पर यूएस सेंट्रल कमांड का यह स्टेटमेंट आया जिसमें इसे खारिज किया गया, क्योंकि देखिए एक होड़ लगी हुई है। पहले आप हमला करते हैं और उसके बाद उस हमले के जो फुटेज है, जो वीडियोज है, वो शेयर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वायरल करते हैं, ताकि ये बताया जा सके कि हमने कितना बड़ा हमला कर दिया और उस हमले से कितना भारी नुकसान दुश्मन का हुआ है। और उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है दूसरे पक्ष का उस हमले को खारिज करने का। कई दफा खारिज किया जाता है और कई दफा नहीं भी किया जाता, लेकिन यहाँ पर होर्मुज में जो दावा किया गया अमेरिका के लड़ाकू विमान को गिराने का ईरान की तरफ से, उसको खारिज कर दिया है यूएस सेंट्रल कमांड ने। चलिए अब इस मिडिल ईस्ट जंग के इंपैक्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है इसने, मिडिल ईस्ट जंग ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। पेट्रोल डीजल के कीमतों ने यहां पर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 458 रुपए हो गई है। पाकिस्तान में डीजल बिक रहा है 520 रुपए, 1 लीटर का इतना पैसा देना पड़ रहा है वहां पे। पाकिस्तान की आम जनता पर पड़ रहा है जंग का बड़ा असर। कंगाल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की मार है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर साफ नजर आ रहा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए लोगों पर महंगाई का बड़ा बोझ डाल दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान में अब 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 458 रुपए 41 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 520 रुपए 35 पैसे हो गई है। अब देखिए, इससे पहले 6 मार्च को पाकिस्तान में पेट्रोल 48 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर था। डीजल 61 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, बड़ा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर पड़ा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, प्रोग्रेसिव देश हैं, वो इस इंपैक्ट को, ये जो असर है मिडिल ईस्ट का, इसे कहीं ना कहीं झेल ले रहे हैं और आम जनता पर उतना इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान जैसा देश जो कि नॉर्मल सिनारियो में भी महंगाई से जूझ रहा है, वहां पर अब तो हालत बहुत खराब हो चुकी है। अचानक से 45% की वृद्धि हुई है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल में। 520 रुपए के आसपास डीजल बिकना शुरू हो गया पाकिस्तान रुपए में, 458 रुपए के आसपास पेट्रोल। ऐसे में कहना है पाकिस्तान पर लगातार एक सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। एक तरफ उनके जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है, उसके अलावा अब तेल महंगा हो गया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। आपके पास लौट एक बार दर्शकों को फिर बता दें जो हमारे साथ अभी भी जुड़े, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत भी। इस बीच देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें उसमें आग लग गई है। पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं स्पेसिफिकली। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है और इस तनाव के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। इसका इंपैक्ट तमाम देशों पर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर जो है वो पाकिस्तान की आम जनता पर यहां पर नजर आने लगा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, लोगों पर महंगाई का बड़ा बोझ डाल दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 458 रुपए 41 पैसे हो चुकी है। और देखिए, हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 338 रुपए, माफ कीजिएगा, 335 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 520 रुपए 35 पैसे हो चुकी है। 6 मार्च को पाकिस्तान में पेट्रोल 48 रुपए प्रति लीटर और डीजल जो है 61 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। इतनी भारी बढ़ोतरी जो है हुई है। पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी पहले से ही अगर हम देखें वो बहुत खराब है और वो पूरे तरीके से IMF का जो बेल आउट पैकेज उस पर डिपेंडेंट रहता है, ऐसे में वहां पर इतना बड़ा बोझ जनता कैसे इसे उठाएगी। विकास मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विकास, ये तो फ्यूल बम है जो पाकिस्तान पर गिरा है और कैसे वहां की जनता जो कि जिन्हें आटा और टमाटर खरीदने में भी बहुत दिक्कत होती है, वो कैसे इतना बड़ा ये जो बोझ है वो सहेंगे। जी, इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। अगर हम बात करें उनको हर तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ से उनके ऊर्जा संसाधन महंगे हो चुके हैं, बिजली महंगी है, उसके बाद अब पेट्रोल की कीमतें जो है पेट्रोल डीजल कीमतें 45% के आसपास बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाकिस्तान में जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। पाकिस्तान आगे भी एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से उसके ऊपर लोन्स बहुत ज्यादा है जिनकी वो किस्तें तक नहीं दे पा रहा है। किसी को बहुत दूर की बात
पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं जो है अपने वहां पर चीज लानी पड़ेगी, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो चीजों से बाहर निकल सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान के आर्थिक हालात है, पाकिस्तान किसी तरह से इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएगा। देखिए पाकिस्तान ने अपना जो मेन पैसा है वो सारा आतंकवाद पे खर्चा है। अगर वही पैसा इस समय उसने अपने देश की जनता की भलाई यही के तो लिए समझ लगाया में नहीं होता। आता इन्हें। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।